जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे तरीन पिरामिड्स मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक्स और कई खतरनाक तूफान का सामना किया। लेकिन मजाल है इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है और इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकर्स है। यानी इस पिरामिड के अंदर हैरत अंगेज तौर पे एक दो नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल फील्ड्स आराम से फिट आ सकती हैं। एक एस्टीमेट के हिसाब से इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। अगर इसके टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड्स बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया? कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटकर बगैर क्रेन के ही 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया? और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ इनकी तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पे सेट किया? ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्च टीम्स इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए सर जोड़कर बैठी थीं कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पे बगैर कंपास के कैसे सेट की गई होंगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार्स यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता पड़ता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कंपास और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई और वो भी 0 एरर्स के साथ। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बनना था, उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों के इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना ही लेजर लेवलर था और ना ही बबल लेवल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड्स पर खड्डा करके उसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा, उसको छेनी और हथौड़ों की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने इस सिंपल टूल का भी इस्तेमाल किया, जिसकी दोनों साइड्स पे लकड़ियां और उसके ठीक सेंटर पे एक रस्सी से पत्थर बंधा हुआ है। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया और उसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पे आ रही होगी तो इसका मतलब है कि बीच की जमीन परफेक्टली लेवल्ड है। चैलेंज नंबर 3। अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पे डायरेक्शंस भी सेट थी, मार्किंग्स भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थर रिक्वायर्ड थे। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर थे और ना ही जैक हैमर्स। लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उनको स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, यही वो सिर्फ एक टूल था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पे इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि उनको भी ये बात मालूम थी कि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता। इसलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी शामिल किया गया था। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली ये छेनी लकड़ियों के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। चैलेंज नंबर 4। अब चूंकि ये खास किस्म का पत्थर जिसको आज लाइम स्टोन कहा जाता है, उसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गीजा से 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में हो रही थी। अब मसला था ये पत्थर गीजा तक ट्रांसपोर्ट करने का। हर एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 केजी के बराबर था, जो तकरीबन 3 पैसेंजर बस के वजन के बराबर बनता है। और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होना थे।
اتنا زیادہ وزن ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے نہ ہی اس دور میں کوئی جانور کام آ سکتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس ٹرکس موجود تھے، حتیٰ کہ اگر آج کل کے جدید دور میں بھی یہ کام کرنا پڑے تو ٹرانسپورٹ کمپنیز کو اچھا خاصا ٹف ٹائم آئے گا۔ حیرت انگیز طور پہ یہ کام ورکرز اور کشتیوں کی مدد سے کیا گیا۔ جی ہاں، ٹورا اور گیزا کے درمیان موجود ریور کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں میں پتھر لاد کر پیرامڈ سائٹ پر پہنچائے گئے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ شپس میں اتنے بڑے پتھر کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں کم سے کم بھی 500 مزدوروں کی آرمی ایک ہی وقت میں لگائی گئی ہوگی۔ چیلنج نمبر 5۔ جو ایکسپرٹس کی ٹیمز پیرامڈ کی کنسٹرکشن پر ریسرچ کر رہی تھیں، ان کو اب اپنے کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے، لیکن ایک بات ان کو ہر وقت ستا رہی تھی کہ لائم سٹون کٹ بھی گئے، ٹرانسپورٹ بھی ہو گئے اور کنسٹرکشن کے دوران ایک کے اوپر ایک لگنا بھی شروع ہو گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ پتھر اتنی اونچائی تک آخر پہنچائے کیسے گئے ہوں گے۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی یہ پلان کر لیا گیا تھا، یا تو یہ اسپائرل ٹریک کے ذریعے اوپر گئے ہوں گے یا پھر زگ زیگ طریقے سے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ 50,000 kg کے پتھر اوپر مزدوروں کی آرمی کی مدد سے ہی کھینچ کر گئے ہوں گے۔ چیلنج نمبر 6۔ بات صرف لاکھوں مزدوروں چھینی ہتھوڑے سے لائم سٹون کاٹنے اور اتنے بڑے پتھروں کو ٹرانسپورٹ کرنے کی ہی نہیں تھی۔ اس پیرامڈ کے اندر کمپارٹمنٹس، ان کے اندر جانے کا راستہ اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی تھی۔ باقی سب چیزیں تو ٹھیک تھیں، لیکن ایک چیز ایکسپرٹس کو حیران کر گئی اور وہ یہ تھی کہ اندر کے کمپارٹمنٹس میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ لائم سٹون نہیں بلکہ گرینائٹ تھا۔ جی ہاں، گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے سخت ترین سٹون مانا جاتا ہے۔ آج کل کے ماڈرن دور میں بھی گرینائٹ بڑے بڑے گرائنڈرز کی مدد کے سوا کاٹا ہی نہیں جا سکتا۔ دنیا بھر سے کئی آرکیولوجیکل ایکسپرٹس کو پیرامڈ کا وزٹ بھی کروایا گیا، لیکن کسی کو بھی اس بات کا سراغ نہیں ملا کہ 4500 سال پہلے ایجپشنز نے گرینائٹ جیسے ٹھوس پتھر کو اتنی صفائی سے کیسے کاٹا تھا۔ آخرکار کئی سالوں کے بعد ایکسپرٹس نے اس مسٹری کو بھی سالو کر دیا۔ ایجپشنز نے گرینائٹ کو اتنی صفائی سے ایک ایسے آرے سے کاٹا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے۔ جی ہاں، بغیر دانتوں والے اس آرے کے دونوں سائیڈوں پر وزن ڈال کر اس کو گرینائٹ پر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں بجری ڈالی جاتی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے اتنے بڑے پتھر کو کاٹنے میں 4 مہینوں کا وقت لگ جاتا تھا۔ آخرکار پیرامڈز بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ان پیرامڈز کو بنانے میں کتنے مزدور ایک ہی وقت میں کام کرتے تھے، اور روبوٹک کیمرہ نے جب پیرامڈ کے اندر پتھر کے سلیب میں سوراخ کیا تو اس کے اندر وہ کون سا منظر دیکھا گیا جو پچھلے